आज हम 1857 की क्रांति कक्षा 12 के बच्चों को इतिहास विषय पढ़ा रहे हैं। उसी में से आगे प्रारंभ करेंगे। बच्चों, हमने आपको बताया कि 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी से शुरू हुआ विद्रोह 24 अप्रैल 1857 को घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने विद्रोह कर दिया, यानी चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और इनको दबाने के लिए और इस विद्रोह को कुचलने के लिए 85 लोगों को जो है वो कैद कर लिया गया और उनको जो है बामुशक्कत जो है उम्र कैद की सजा दी गई और भीषण यातनाएं दी गई। इसके बाद वहां की सेना ने जो है विद्रोह कर दिया और अपने साथियों को आजाद कराते हुए 11 मई को दिल्ली कूच कर जाते हैं और वहां अपने क्रांति के नेता के रूप में बहादुर शाह जफर यानी अंतिम मुगल बादशाह को चुन लेते हैं। अमूमन उस दौरान बच्चों 12 से 13 मई उत्तर भारत में शांति रहती है, लेकिन जैसे ही खबर फैलती है कि विद्रोहियों का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने स्वीकार कर लिया तो बड़े पैमाने पर उत्तर और मध्य भारत में क्रांति फैल चुकी है, यानी क्रांति की अलख जग जाती है। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि अवध जो कि उत्तर भारत का उस समय का शान कहा जाता था और इस पूरे 1857 की क्रांति में अवध में ही इतना व्यापक विद्रोह क्यों था, इसी पर पहला हमारा फोकस होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये जानिए कि अवध पर सहायक संधि सर्वप्रथम लागू की गई थी 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लागू करने की प्रथा की शुरुआत की थी। अब सहायक संधि क्या है, यानी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य या रियासत जो है वो अपने राज दरबार में एक अंग्रेजी जो है रेजिडेंस रखेगा जो कि गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होता था उनके राज्य में, और ऐसा राज्य अपने राज्य में एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी रखेगी जिसका खर्च वह स्वयं वहन करेगी। दूसरा, ऐसे राज्य को किसी भी दूसरे अन्य राज्य से शांति समझौता या युद्ध की अनुमति नहीं होती थी और ऐसे राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो अंग्रेज लेते थे। अमूमन उस रियासत की जो सेनाएं थी वो भंग कर दी जाती हैं और उनकी संख्या काफी कम कर दी जाती है, यानी एक पॉलिसी थी धीरे धीरे उस शासक को कमजोर करने की। तो सर्वप्रथम अवध पर विलय की जो शुरुआत हो गई थी, आप समझिए 1801 पर ही उस पर कह सकते अप्रत्यक्ष नियंत्रण करने की कोशिश की गई। अब यहाँ आप समझिए, हमने बताया आपको कि 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने एक गोद निषेध अधिनियम या राज्य हड़प नीति लागू की, जिसके द्वारा झांसी, सतारा, नागपुर, संभल को उसने अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने की घोषणा की। उसने यह घोषणा की कि जिन शासकों के कोई पुत्र नहीं है और उनके शासकों की मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में वह राज्य अंग्रेजी राज्य में शामिल माना जाएगा। यद्यपि इसके पहले दत्तक पुत्र ग्रहण करने की अनुमति थी, लेकिन इस डलहौजी की घोषणा के बाद दत्तक पुत्र के ग्रहण को अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके तहत झांसी, संभल, नागपुर, सतारा को जो है और कई क्षेत्रों को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने की घोषणा कर दी। हमने पहले वीडियो में आपसे चर्चा किया कि किस तरह से अंग्रेजों के दमन चक्र से यहाँ का किसान, जमींदार और तालुकदार और नवाब किस तरह से पिसे और उसके बाद ये 1857 की क्रांति आई। आज एक हम बाह्य विश्लेषण ये करेंगे कि अंग्रेजों की ये श्रेष्ठता थी क्यों अपराजेय हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी उस समय तत्कालीन दौर में घटी जब अंग्रेजों की जो ये श्रेष्ठता थी, इस अपराजेयता का दंभ जो है वो टूटा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि 1845 से 49 के बीच के पंजाब युद्ध में, क्रीमियाई युद्ध में 1854 से 55 के बीच में जो लड़ा गया, उसके साथ ही 1855-56 में जो बिहार और बंगाल में संथालों का जो विद्रोह था, वहां पर आपने देखा कि किस तरह से संथाल आदिवासियों ने उस क्षेत्र में जो है अंग्रेजों की सत्ता कुछ समय के लिए उखाड़ फेंकी थी। और साथ ही जो हमारे सिपाही थे वो अंग्रेजों के साथ प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध भी लड़ चुके थे, तो उनको उनकी ताकत और कमजोरियों का बखूबी पता चल गया था। तो ये अपराजय और सीधे और द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान ने कड़ी टक्कर दी थी तब भी भारतीयों को ये लगा कि जब एक छोटा सा देश कड़ी टक्कर दे सकता है तो कहीं ना कहीं हम भारतीय भी इन अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं। अब बात आती है 1851 में डलहौजी ने घोषणा किया कि ये जो अवध का ये जो फल है ये एक ना एक दिन हमारे
मुंह पर आके गिरेगा, यानी यह फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, अवध के संदर्भ में कहा उसने। और 1856 में अवध को कुप्रबंधन के आधार पर, यानी शासन चलाने में असमर्थता के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ करते हुए कलकत्ता में निर्वासित कर दिया और अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने की घोषणा कर दी। अब आप समझिए कि इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र अवध बनता है, यानी इस विद्रोह की जो सबसे तीव्र लपटें आपको दिखाई देंगी इस पूरे 1857 की क्रांति में, तो वह अवध का क्षेत्र था। बच्चों, अब आप ये समझिए कि अवध में इतना विद्रोह व्यापक क्यों रहा, तो अब हम उसी को जो है गहराई के साथ विश्लेषण करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता था कि ये इस विद्रोह का तत्कालिक कारण था सिपाही विद्रोह। यद्यपि इस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण दिया है कि सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उसने बताया कि एक उच्च जाति के ब्राह्मण सैनिक से एक निम्न जाति की जो है खलासी ने, जो कि उस समय तो खाने में काम करता था, जल पिलाने के लिए कहता है। तब वो ब्राह्मण सिपाही कहता है कि तुमको जल पिलाने से हमारा लोटा जो है वो अछूत हो जाएगा। तब वह खलासी बोल देता है कि वैसे भी तुम लोगों का धर्म और जाति नष्ट होने वाली है, क्योंकि जो नई एनफील्ड राइफल में जो कारतूस आया है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। यद्यपि तमाम अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब एक बार अफवाह फैली तो फिर वो जंगल में आग की तरह लगी, क्योंकि अंग्रेज इसके पहले भी कई ऐसे कार्य कर चुके थे, चाहे वो सेना में ईसाई पादरियों की नियुक्ति रही हो, चाहे वह भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप रहा हो। भारतीयों को अंग्रेजों की बात पर भरोसा नहीं। इस दौरान एक अफवाह ये भी फैली कि जो बाजार में आटा मिलता है उसमें भी सुअर और गाय की चर्बी जो है वो मिली हुई है, जिससे कि काफी गुस्सा जो है उस क्षेत्र में आया। अब पार्टिकुलर हम बात करते हैं अवध क्षेत्र में, तो बच्चों उस समय बंगाल में लगभग 70% जो बंगाल आर्मी थी उसमें अवध क्षेत्र के सिपाही शामिल थे, यानी अवध के जो किसान होते थे उनके लड़के उस बंगाल आर्मी में जो है सेना में भर्ती हुए थे। बंगाल आर्मी को अवध को बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला कौन सा क्षेत्र है, तो अवध जो है वो बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है। बच्चों, यहाँ ये समझिए, इस 10 मई 1857 के पूर्व ही एक घटना घटी थी, जिसमें पूछा जाता है कभी कभी कि 1857 की क्रांति में या 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति या पहला सैनिक तो मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी, ये बंगाल में है। और यद्यपि ये 10 मई 1857 से इसका सीधा लिंक नहीं मिलता, लेकिन उसके पहले ये सैनिक विद्रोह भी इसी चर्बी युक्त कारतूस और असंतोष के कारण, जहां पर भेदभाव होता था, ये भी उसी का जो है परिणाम कहा जाएगा। जहां पर 29 मार्च 1857 को अपने अंग्रेज कमांडर की हत्या करने के बाद जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है मंगल पांडे को, और 8 अप्रैल को 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। तो मंगल पांडे जो है शहीद होने वाला वो पहला सैनिक था। इसके बाद बच्चों ये समझिए कि जब यहाँ पर सबसे बड़ी सामाजिक बदली व्यवस्था, आप समझिए अवध क्षेत्र की मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर शासक होता था, उसके नीचे तालुकदार होते थे, और किसान तालुकदारों से जो है वो कर वसूलता था। और कर वसूल अवध क्षेत्र में जो है तालुकदार, यद्यपि अंग्रेज तालुकदारों को बिचौलिया मानते थे और ये कहते थे कि ये शोषण करते हैं, इनका जो अधिकार है वो बलपूर्वक जमाया गया है किसानों पर, इनको समाप्त करके सीधे कर जनता द्वारा हो जाएगा, तो इससे शोषण कम होगा और राजस्व प्राप्ति ज्यादा होगी। यद्यपि राजस्व प्राप्ति तो ज्यादा हुई, लेकिन किसानों के जीवन में और दुर्दिन आ गए। इसको इस तरीके से समझिए बच्चों कि अंग्रेजों ने जो एक मुश्त जो कर 1856 में बंदोबस्त लागू किया, वह किसानों के लिए किस प्रकार से दुखदायी रहा, इसको इस प्रकार से समझिए। यद्यपि कुछ जो है तालुकदार क्रूर होते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कुशल तौर पर एक उनके अभिभावक होते थे, जो किसानों के संकट के समय में कर जमा करने में कुछ उनको सहूलियत देते थे, कुछ समय दे देते थे, या उनके यहाँ कोई विवाह आदि या कोई संकट काल के समय में या सूखे आदि की स्थिति में जब वो किसान कर देने में समर्थ नहीं होता तो उसकी मदद भी करते थे। तो एक तरह से एक सामाजिक संबंध बना था। जो किसान था वो तालुकदार के प्रति वफादार होता था, और जब अंग्रेजों ने इन तालुकदारों पर हमला करना शुरू किया तो किसान भी सीधे सीधे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए।
क्योंकि अंग्रेजी व्यवस्था जब यहाँ पर एक मुफ्त बंदोबस्त अवध क्षेत्र में लागू होती है, तब किसानों को इस प्रकार की कोई रियायत नहीं थी कि सूखा आदि पड़ने पर ब्रिटिश सरकार कोई मदद किसानों की करे। तो जो सामाजिक संबंध चल रहा था वो उसका ताना बाना बिखर गया, और इस ताने बाने के बिखरने के कारण जो है किसान भी तालुकदारों के समर्थन में आ गया। अवध क्षेत्र में जब सैनिकों ने इसलिए विद्रोह किया, आप समझिए कि उन छावनियों में, चाहे वो मेरठ रहा हो, चाहे वो बंगाल आर्मी रही हो, क्योंकि इस क्षेत्र के बड़े पैमाने पर सैनिक भर्ती थे, और जब उनके माता पिता संबंधी परेशान हुए यहाँ पर अंग्रेजों की नीतियों के द्वारा इस बलात्कार पर जो एक मुफ्त कर उन पर जबरदस्ती वसूला जा रहा था, इससे सैनिक भी विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए। और ये जब विद्रोह फैला तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी दफ्तरों, डाकखानों, रेलवे लाइनों, तारों आदि को निशाना बनाया और ब्रिटिश बंगलों को जो है जलाना शुरू कर दिया। उनके टारगेट पर हर वो अंग्रेज अधिकारी, साथ में उनका साथ देने वाले जो शाहूकार, जो शोषण करते थे अंग्रेजों के साथ मिलकर, ऐसे लोगों को भी जो है किसानों ने अपना जो है अटैक करना शुरू कर दिया। यद्यपि यहाँ तो एक पक्ष देखा है आपने, तो आपने ये देखा कि अवध को कुप्रबंधन के आधार पर अंग्रेजी राज में विलय करने की घोषणा की, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं था। नवाब वाजिद अली शाह जनता के बीच में एक लोकप्रिय था, और उसके जाने से, उसके निर्वासित होने से जनता इतनी दुखी व्यथित हुई कि ऐसा कोई शहर, कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं, कोई घर नहीं जहां पर जनता ने अपने नवाब के लिए आंसू न बहाए हो। और जब वह जाने लगे अवध से विदा होकर, तो कानपुर तक जनता उनके पीछे पीछे गई। तो इस तरह से जब बेगम हजरत महल ने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व संभाला, तब बहुत सारे किसान और क्रांतिकारी सीधे बेगम हजरत महल के साथ जुड़ गए। इसी तरह से झांसी में भी जो पुत्र निषेध अधिनियम के तहत अंग्रेज राज को मिला, वहां जनता ने झांसी की रानी का साथ दिया, और झांसी की रानी ने वहां पर क्रांति का बिगुल बजा दिया। इसी तरह से बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना फडणवीस, उन्होंने भी जनता के दबाव में कानपुर में जो है आंदोलन का नेतृत्व संभाला, और उन्हीं के सेनापति के रूप में कार्य किया। तात्या टोपे ने और मौलवी मोहम्मद, जैसे इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो मौलवी लियाकत अली ने यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व संभाला था। बड़ौद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाहमल ने, और नागपुर सिंहभूम जैसे आदिवासी इलाकों में गोनू जैसे आदिवासियों ने क्रांति का नेतृत्व संभाला। इस तरह से एक बड़ा मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ, इस उत्पीड़न के खिलाफ, अंग्रेजी दास्ता के खिलाफ खड़ा हो गया। अब बच्चों अगला जो वीडियो आएगा हम बताएंगे आपको किस तरह से क्या असर रहा इस विद्रोह का, क्रांतिकारियों ने अपना इस आंदोलन का किस प्रकार से संचालन रहा, ऐसे क्या कारण रहे कि 1857 का यह रिवोल्ट जो है असफल रहा, और कौन सी ऐसी चीजें थी जो आगे इस क्रांति से निकलकर भारतीयों को एकजुट करने में सहायक रही, अंग्रेजों ने दमन की कौन सी नीति अपनाई, और उस पूरे चैप्टर का क्या विश्लेषण रहा, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, जो कि हमारा तीसरा और इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष होगा उस वीडियो में।